नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के पेपर 1 के बारे में, यानी पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि राजनीति विज्ञान के पेपर 1 में आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है, भारतीय राजनीतिक विचार के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो इसके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। 100 क्वेश्चंस आपको रहेंगे श्रृंखला में, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक, लेकिन उसको समझाऊंगा तो आपके कम से कम 150-200 क्वेश्चंस तैयार होने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीए 6 सेमेस्टर का ये महामैराथन रिवीजन क्लास है। आप इस क्लास को देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026, 27, 28 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे खासे व्यूज़ ला दिए, इस पे आपने शेयर किया इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ, तो आपके लिए मैंने पेपर 2 के लिए व्यवस्था कर रखी है। राजनीति विज्ञान पेपर 2 का भी वीडियोस आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति, इससे भी 100 एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अब की बार पूछे गए हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आपकी विश्वविद्यालय में पूछे जाएंगे। आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजीपी आर्यू बरेली रुहेलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय या और भी कोई विश्वविद्यालय है, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान देने की बात यह है कि एक मेरा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के पेपरों की और भी एक आध दो मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाले अवेलेबल करवा दिए थे मैंने पहले ही। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर वाले को। वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, हिंदी का पेपर 1 पेपर 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर ही है आपका बीए 6 सेमेस्टर 2026 का क्वेश्चन पेपर है और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसा लेक्चर 1 मिनट। हाँ दोस्तों, तो हम चर्चा करेंगे बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पहले पेपर के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे पूरा का पूरा पेपर है और पेपर 2 भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, जो अभी जस्ट आपने देखा उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 100 एमसीक्यूज होंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं चीज़ों को बताऊँगा आपको। चलिए, कोई पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं, बताएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण, अधिकरण मान ले दोस्तों एक प्रकार से मान सकते हैं भाग, ठीक है। तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, इसको लिखा किसने है, कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के ये प्रधान जो मंत्री हुआ करते थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और राज्यशास्त्र और अर्थनीति का प्राचीन ग्रंथ सबसे माना जाता है अर्थशास्त्र को। इनके ग्रंथ में कुल मिलाकर के 15 अभिकरण है दोस्तों। कितने अभिकरण है, 15 अभिकरण है, ठीक है। 15 भाग जिसको आप कह सकते हैं, 15 भाग में बटी हुई रचना है ये अर्थशास्त्र। और इसमें अगर पूछा जाए कितने अध्याय हैं दोस्तों, तो 150 अध्याय, ये भी प्रश्न पूछा गया था पिछली बार, तो 150 अध्याय हैं। अगर श्लोक की संख्या पूछेगा तो कम से कम 6000 श्लोक इसमें जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको दिखाई पड़ेंगे। शासन, कला और कूटनीति का एक विस्तृत संकलन है ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि ये राजनीति का ग्रंथ है कि अर्थशास्त्र का ग्रंथ है, तो ये राजनीति का ग्रंथ है, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये बात ध्यान रखें। नाम से केवल अर्थशास्त्र है, लेकिन ये इकोनॉमी का ग्रंथ नहीं बल्कि ये पॉलिटिकल साइंस का ग्रंथ है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऐसे यहाँ से कई प्रश्न आपके बनेंगे। कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है। कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति का जो आधार रहा है वो दैवीय सिद्धांत नहीं, वो समझौते की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया है, थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो और लॉक ने दिया है, ठीक है। तो लॉक, हॉब्स और रूसो ने दिया है सामाजिक समझौते का सिद्धांत कि समाज की उत्पत्ति एक समझौते से हुई है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का आधार एक समझौता बताया। कौटिल्य ने कहा कि पहले मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय मतलब क्या होता है, अराजकता फैली हुई थी, कोई राजा नहीं था, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही थी। कहने का मतलब ये है कि भाई जो बड़ा है, जिसके पास पावर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही थी, मतलब
इस तरीके से मारपीट भी होती थी और सब कुछ ठीक ठाक भी था। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब लोगों को जरूरत पड़ी एक राजा की, एक मुखिया की, तो एक समझौता किया गया और लोगों ने मनु को अपना राजा चुना और बदले में उन्हें सुरक्षा के बदले टैक्स भी देने का वादा किया। ये था कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति का आधार। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का प्रथम अभिकरण किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र का पहला भाग दोस्तों राजधर्म से रिलेटेड है। ठीक है, राजधर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। डिसिप्लिन ऑफ द किंग, यानी कि विनय आधिकारिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रथम अभिकरण का क्या नाम है? विनय अधिकारिक इसके प्रथम अभिकरण का नाम है। इसमें राजा का अनुशासन, उसकी शिक्षा, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होनी है, गुप्तचर की व्यवस्था कैसे करनी है, इन सभी विषयों के बारे में अर्थशास्त्र साहब ने बताया है। राजा के मूल कर्तव्य यानी राजधर्म से जुड़े हुए मामले हैं ये। इसीलिए अर्थशास्त्र का पहला अधिकरण जो है विनय अधिकारिक, ये राजा के धर्म से संबंधित है। राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है इनमें से? कौटिल्य के 7 सिद्धांत दोस्तों, उनमें से 7 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग होता है स्वामी, यानी कि राजा स्वयं। ठीक है, दूसरा अंग होता है दोस्तों, वो होता है अमात्य। अमात्य माने होता है मंत्री, यानी राजा की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए, मंत्री होने चाहिए। तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है आपका जनपद। जनपद माने होता है, ठीक है, इलाका। ठीक है, जनपद माने क्या होता है? क्षेत्र या जनता। चौथा क्या होता है दोस्तों? चौथा होता है दुर्ग। दुर्ग माने जिसमें राजा रहे, किला। ठीक है, दुर्ग माने किला जिसमें रक्षा हो राजा की। ठीक है, पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है एक कोष होना चाहिए। कोष माने जैसे जिससे सैलरी वगैरह दी जाए, खजाना होना चाहिए राजा के पास। छठा अंग होता है राजा का, वो होता है क्या दोस्तों? दंड, यानी कि सेना भी राजा के पास होनी चाहिए ताकि दंड भी दिया जा सके। अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो दंड भी उसको दिया जा सके। और सातवां अंग होता है दोस्तों, वो होता है मित्र, यानी एक राजा का एक राज्य मित्र भी होना चाहिए, मित्र राजा भी एक होना चाहिए ताकि विपत्ति काल में वो मित्र राजा सहायता भी कर सके। तो ये 7 अंग होते हैं सप्तांग। ठीक है, ये मनु ने भी बताया है और कौटिल्य ने भी बताया है। स्वामी, अमात्य, कोष, जनपद, दुर्ग, ठीक है, दंड और मित्र, ये 7 अंग होते हैं राजा के। इसमें शत्रु कोई अंग नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या है? शत्रु नहीं होता कोई अंग। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, फटाफट से आप देखिए। 5वां प्रश्न, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में केंद्रीय राजा को किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में दोस्तों केंद्रीय राजा को बिजिगीसु राज्य कहते हैं। बिजिगीसु राज्य, बिजिगीसु राज्य जो होता है, ये एक प्रकार से राजा, ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखने वाला होता है, वो मंडल के केंद्र में होता है। मंडल सिद्धांत भी इन्हीं का सिद्धांत है, कौटिल्य का। इसमें इन्होंने बताया कि जो है एक राजा है जो बिजिगीसु है, जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो। उसके जो है बगल में अरि राज्य होता है, एक बगल में मित्र राज होता है। ठीक है, जो अरि का दुश्मन होता है वो भी विजिगीसु राज का दुश्मन होता है, जो मित्र का मित्र होता है वो यहाँ पर होता है। इस तरीके से एक विजिगीसु राज के एक मंडल सिद्धांत उन्होंने बताया। ठीक है, कौटिल्य ने। अगला 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? दोस्तों गांधी जी के अनुसार सत्य जो है क्या होता है बताएंगे। गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है, सत्य ही ईश्वर है। यानी सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। राम नाम सत्य है। ठीक है, तो सत्य केवल ईश्वर का नाम है दोस्तों, और मृत्यु सत्य है बस। बाकी इस धरा पर कोई चीज सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य बोलने के लिए बोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सर्वोच्च वास्तविकता और नैतिक सिद्धांत भी गांधी जी मानते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन से, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 फरवरी की डेट है दोस्तों। ठीक है, 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल से हरिजन पत्रिका शुरू होती है और इसका मुख्य उद्देश्य था छुआछूत का विरोध किया जाए और दलित समाज के उत्थान करने के लिए हरिजन पत्रिका चलाई गई। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंके जाने की घटना कहाँ हुई थी? 8वां नंबर, गांधी जी को ट्रेन से फेंके जाने की घटना जो है वो हुई थी पेटर मैरिट्सबर्ग में। ये दक्षिण अफ्रीका का एक जो है स्टेशन है, वहीं पर गांधी जी को जो है फेंक दिया गया था। ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग। ठीक है, 7 जून का ये मामला है। 7 जून 1893 में गांधी जी अफ्रीका में हुआ करते थे और जो है इसी स्टेशन पर, ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग नाम का स्टेशन है, वहीं पर गांधी जी को प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद जो है नस्लवाद की वजह से ट्रेन से उतार करके बाहर फेंक दिया गया था। नस्लवाद मतलब कि जैसे गांधी जी जो थे वो थोड़ा सा अपने भारतीय समाज से नस्ल थी, और जो लोग दक्षिण अफ्रीका में कुछ गोरे लोग भी रहते, तो गोरा और काला का विभेद वहां पर खूब था। गांधी जी ने आंदोलन वहां पर चलाया और वहां पे गोरे और काले का विभेद भी खत्म किया था।
9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसने की थी? टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी दोस्तों। किसने की थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गांधी जी ने 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास सत्याग्रहियों के रहने के लिए टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। इसका नाम प्रसिद्ध रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय के नाम पर रखा गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अनटू दिस लास्ट इस पुस्तक को लिखा जॉन रस्किन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जॉन रस्किन की पुस्तक है। इस पुस्तक में गांधी जी के आर्थिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया गया है। उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा विकसित करी है जॉन रस्किन ने इस पुस्तक के माध्यम से। ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं विथ आंसर शीट, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको प्राप्त करना है ऑब्जेक्टिव या लिखित, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कर दीजिएगा दोस्तों? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही 100 रुपये फीस जमा करेंगे, आपको पॉलिटिकल साइंस के, जियोग्राफी के और को करिकुलर के, ठीक है, सारे आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वाले उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आंसर शीट नीचे मैं दे देता हूँ, ताकि आप जो है आंसर मिला भी लें कि आपका कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे और मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये फीस में। एक सब्जेक्ट की सीरीज दोस्तों 60 रुपये की आती है और अगर 5 सब्जेक्ट इसमें आपको देने हैं तो पांचों सब्जेक्ट की फीस केवल 100 रुपये में आपको मिल जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और आपकी बार ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है तो नंबर बढ़ाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 100 में से 100 आप टिक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर लीजिए मेरा, ताकि आपको कहीं पर भटकना ना पड़े और सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाए। जिन जिन बच्चों को जुड़ना, तुरंत एसएमएस करके स्क्रीनशॉट प्राप्त करें, तुरंत एसएमएस करें और हमारे पास जो है बताएं गुरुजी हमको चाहिए। मात्र 100 रुपये फीस। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करिए। जैसे ये पेपर आपको मिल जाएगा और पेपर के नीचे आप देखेंगे ये आंसर की, ये आंसर की आपके लिए तैयार की गई है। ये आंसर की है, इसमें सारे प्रश्न के आंसर भी लिखे हुए हैं कौन कौन से। आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद नीचे आंसर की दी गई है। ठीक है, जो टिक लगा हुआ है वो एक प्रकार से मैंने नहीं लगाया, तो वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो उसको लेकर के मैं कोई दावा नहीं करता हूँ। लेकिन जो नीचे मैंने दिया आंसर की वो मैंने दिया है, तो उसमें जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी में बगल में चल रहा है, हिंदी में इधर। ठीक है, प्रश्न है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इस पुस्तक को लिखा लुईस फिशर ने। किसने लिखा है? लुईस फिशर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी पत्रकार है लुईस फिशर। उन्होंने गांधी जी की यह प्रसिद्ध जीवनी लिखी है। इसी पुस्तक के आधार पर प्रसिद्ध फिल्म बनी गांधी। ठीक है, अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था 28 मई को 1883 ईस्वी में। 28 मई 1883। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, 28 जून होगा। 28 मई 1883 यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन में 28 जून दिया हुआ। 28 जून या 28 मई लगा सकते हैं, 1883-82 में। ठीक है, तो वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। वो एक महान क्रांतिकारी और हिंदू राष्ट्रवादी विचारक थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर 28 जून है, 28 मई है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन। 28 मई दोस्तों 1883 है, तो यहाँ पर 28 जून गलत लिख गया है, 28 मई होना चाहिए। तो 28 मई 1883 याद कर लीजिएगा, यानी यहाँ पर 28 मई 1883 है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था दामोदर पंत सावरकर, माताजी का नाम था राधाबाई। बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के धनी व्यक्ति थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इन्होंने मित्र मेला 1899 में उनके भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर के एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था मित्र मेला नाम से। ठीक है, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युवाओं को संगठित करना। और अगला था इनका अभिनव भारत। अभिनव भारत 1909 में एक प्रकार से आया। मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया 1904 में। ठीक है, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में उभरा। और फिर इसके बाद में इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी जब वे कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनको काला पानी की सजा भी हुई थी, सेलुलर जेल में रहते भी थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर या तो बी होगा या तो मतलब बी 1883 लगेगा तो बी ऑप्शन ही लग जाएगा, 28 मई 28 जून। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं लगा दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न, अभिनव भारत का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों?
अभिनव भारत का प्रारंभिक नाम था मित्र मेला। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 नंबर का करेक्ट आंसर मित्र मेला। मित्र मेला इसका पहला नाम था। ठीक है, और इसके बाद में फिर इसी को अभिनव भारत कहा गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्थापना उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर दोनों मिलकर के 1899 में मित्र मेला की स्थापना करी थी, नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है, बाद में 1904 में इसका नाम बदल करके 1904 में इसको अभिनव भारत कहा गया है। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेज़नी एक था इटली का क्रांतिकारी, जोसेफ मेज़नी, उसके संगठन यंग इटली से प्रेरित था अभिनव भारत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की थी? दोस्तों, राजा राम मोहन राय की अगर बात की तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना इसलिए करी थी क्योंकि क्या किया जा सके, राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद का प्रचार करते थे। क्या इसका? एक भगवान की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका प्रमोशन ऑफ मोनोथेइज्म। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शासन का समर्थन तो करते ही थी राजा राम मोहन राय, लेकिन भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सती प्रथा का अंत करवाया 1829 में भाई साहब, मतलब राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने करवा दी। ठीक है, पहले 1828 से पहले इसी को 1815 में एक सभा की स्थापना की इन्होंने, आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा 1815 में स्थापित होती है राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। इसी आत्मीय सभा का नाम बदल करके 1828 में ब्रह्म समाज कर दिया गया, एकेश्वरवाद को मजबूत करने के लिए, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए। और एक साल के बाद में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल थे, उनके साथ मिलकर के 1829 में सती प्रथा को बैन करवा दिया, सती प्रथा को खत्म करवा दिया। अगला 15 नंबर प्रश्न, बीजी तिलक को कौन सी जेल में भेजा गया था? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में भेजा गया था दोस्तों। लोकमान तिलक को मांडले जेल में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजद्रोह के आरोप में कब भेजा गया था दोस्तों? 1908 से 1914 ईस्वी तक जो है, ये जो है म्यांमार में एक जेल पड़ता है, मांडले जेल, म्यांमार में है। अब बर्मा पहले हुआ करता था, अब उसको म्यांमार कहते हैं। मांडले जेल में रखा गया था और उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था यहीं पर। उस ग्रंथ का नाम है गीता रहस्य। ठीक है, तो गीता रहस्य जो है एक पुस्तक लिखी गई थी इसी जेल में, मांडले जेल में लिखी गई थी। ठीक है, यरौदा जेल में लिखी गई थी। बताएंगे फटाफट से। तो ये मांडले जेल में लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, मांडले जेल में लिखी गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मांडले जेल में अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एकांतवास के लिए जानी जाती थी ये। तिलक को एक छोटी सी लकड़ी की कोठरी में रखा गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। केसरी और मराठा पत्रिकाएं भी प्रकाशित करवाई। केसरी पत्रिका मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ करती थी, मराठा भाषा जो थी, मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और इन्हीं अखबारों में लिखे गए तीखे लेखों का कारण था कि अंग्रेज उन्हें जो है भारतीय अशांति का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो इनको क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, अंग्रेजों ने कहा। इनका नारा था बीजी तिलक का, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ठीक है, सामाजिक उत्सव में उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए गणपत उत्सव 1893 में शुरू करवाया, शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है गर्म दल के नेता थे। गीता रहस्य जो है इसी पुस्तक, इसी जेल में लिख करके लिखी थी, कौन से, मांडले जेल में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। बताइएगा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर 4 पुस्तकें दी गई और इनमें से लेखक के बारे में पूछा गया है। दोस्तों देखिए, व्हील ऑफ हिस्ट्री नाम की जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है ये। ठीक है, तो व्हील ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया, थर्ड ऑप्शन, तो पहले का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पहले का थर्ड, पहले का थर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। राम मनोहर लोहिया की अगर बात की जाए दोस्तों, तो व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का चक्र, इन्होंने पुस्तक लिखी है। इतिहास के उतार चढ़ाव और समाज के विकास की गति की व्याख्या की है इस पुस्तक में। ठीक है, इसमें वर्ग और जाति के बीच जो संघर्ष है उसको भी बताया है। दूसरी पुस्तक है गांधी एंड गांधीज्म, गांधी एंड गांधीज्म पुस्तक को लिखा है बी आर अम्बेडकर ने, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो बी का फोर्थ ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। क्लियर, इसके अलावा अगला है सावित्री अलीजेंड, सावित्री अलीजेंड पुस्तक को लिखा है अरविंद घोष ने। ठीक है, अरविंदो घोष, यानी कि सी का दूसरा होगा, सी का दूसरा, सी का दूसरा यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, और गीतांजलि पुस्तक किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। सॉरी, सी का पहला, सी का पहला, बिल्कुल। सावित्री अलीजेंड पुस्तक अरविंदो की पहला हो जाए, सी का पहला। ठीक है, और डी का गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर दूसरा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्रश्न आपके तैयार हुए। व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया ने। गांधी एंड गांधीजम पुस्तक किसने लिखी? भीमराव अम्बेडकर ने।
सावित्री एलिजेंट पुस्तक किसने लिखी? श्री अरबिंदो ने। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्लियर। गीतांजलि पर ही 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार भी मिल चुका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों, और यह पाने वाले ये एक प्रकार से पहले व्यक्ति थे। कहाँ के? एशिया के, भारत के नहीं बल्कि आपकी दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति थे, वैसे एशिया के पहले व्यक्ति थे ये, ठीक, जिनको यह सम्मान मिला था। क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में जो है गलत विकल्प का चयन कीजिए। 17 नंबर प्रश्न क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल, संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण इनके गुरुजी का नाम था, स्वामी जी के, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अच्छा, मुख्यालय इसका हरिद्वार में नहीं है, मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ पर है? इसकी स्थापना सबसे पहले जानिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई को हुई थी। 1 मई की डेट 1897 में इसकी स्थापना होती है। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। युवा दिवस 12 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी का नाम था। ठीक है, और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था रामकृष्ण मिशन के? आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा, यानी अपनी मुक्ति और संसार के हित के लिए है ये। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा, जगत हिताय चा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दोस्तों विवेकानंद जी के एक प्रकार से जो ये रामकृष्ण मिशन था इसका वाक्य था। मुख्यालय की अगर बात की है तो रामकृष्ण मिशन का वास्तविक मुख्यालय बेलूर मठ है। बेलूर मठ ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय दोस्तों बेलूर मठ। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेलूर मठ नाम की एक जगह है, वहीं पर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो हरिद्वार जो है गलत लिखा हो, तो यही वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। प्रचार वेदांत दर्शन, हाँ बिल्कुल वेदांत दर्शन का प्रचार किया है। और स्थापना स्कूल कॉलेज, बिल्कुल स्थापना की अगर बात की दोस्तों तो स्कूल कॉलेज। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में इन्होंने विश्व धर्म संसद में भारत का नेतृत्व किया था। भारत की तरफ से एक नारा दिया था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों करके सबका दिल जीत लिया था। ठीक है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, डेट को इन्हीं के दिवस पर। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये बात आप ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ठीक है, ये सब सही है बिल्कुल, बस केवल बी वाला ऑप्शन इसका गलत है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपका, जो कौटिल्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय, मतलब किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो कौटिल्य जो थे किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कौटिल्य जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीन सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय या प्रथम विश्वविद्यालय था तक्षशिला। वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है ये। ठीक है, प्राचीन काल में गंधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था तक्षशिला। ठीक है, छात्र और आचार्य खासकर कौटिल्य, चाणक्य और या विष्णुगुप्त इनको कहते थे। तक्षशिला में शिक्षा भी प्राप्त करी और वहाँ की राजनीति और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी बन गए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जबरदस्त तरीके तक्षशिला अभी भी आप देखेंगे वहाँ पर मिल जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक किसकी रचना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया पुस्तक है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी रचना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इस पुस्तक को लिखा है JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पुस्तक का संकलन किया गया है। उनके द्वारा लिखे गए और उन्हें प्राप्त कुछ ऐतिहासिक पत्रों का एक संग्रह है ये। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपका जो दोस्तों फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन से, भारत में गुट निरपेक्षता नीति के पैरोकार कौन थे? गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता की अगर बात की जाए दोस्तों तो जवाहरलाल नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता के बारे में बताया है। शीत युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्होंने कहा कि भाई देखो, ना तो मैं अमेरिकी गुट की तरफ जाऊंगा ना ही रूस के साथ जाऊंगा, यानी समाजवादी और पूंजीवाद का जो टकराव है इन दोनों गुटों से मैं बिल्कुल भी अलग रहूंगा। ठीक है, यानी इन्होंने गुट निरपेक्ष यानी दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई और गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू जी ने। 21 नंबर क्वेश्चन से, अंबेडकर की द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी किस वर्ष प्रकाशित हुई पुस्तक है? ये 21 नंबर, अंबेडकर की पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ये पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई दोस्तों? 1923 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। एक शोध प्रबंध था इनका।
इसी पुस्तक के सिद्धांतों के आधार पर बाद में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की नींव भी पड़ी है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है, आर्य महिला सभा के संदर्भ में असत्य चुने इनमें से कौन सा कथन। आर्य महिला सभा, आर्य महिला सभा की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों देखिए संस्थापक रमाबाई थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्थापना 1875 में इसकी नहीं हुई है, ये गलत बात है। स्थापना कब हुई दोस्तों, आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था। कब किया था, ये 1882 ईस्वी में किया गया था पुणे में। ठीक है, 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ना कि ठीक है आर्य महिला सभा की। आर्य सभा की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। तो ये गलत है। ठीक है, 1882 में आर्य महिला सभा की स्थापना, और 1875 जो यहाँ पर दिया गया है इसकी स्थापना आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो इसीलिए गलत हो जाएगा, चूंकि ये आर्य महिला सभा पूछा गया है। तो विरोध क्या था, बाल विवाह का विरोध करने के लिए इस सभा की स्थापना हुई थी। प्रशिक्षण महिला को व्यवसाय देने के लिए किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा। गलत क्या है इनमें से, स्थापना बी वाला गलत है। अगला 23 नंबर प्रश्न आपका जो चौखंबा राज्य सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ से बता दो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका छूट करके नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप आसानी से बता पाएंगे, सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ समझा पाएंगे। अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। चौखंबा राज का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, चौखंबा राज का सिद्धांत दिया था राम मनोहर लोहिया जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जी ने चौखंबा राज का सिद्धांत दिया है। ठीक है, 4 स्तंभ थे राज्य के। पहला है ग्राम स्तर, ठीक है, दूसरा था मंडल यानी जिला स्तर, ठीक है, तीसरा आपका रहेगा प्रांत स्तर यानी प्रदेश, और चौथा था आपका केंद्र स्तर। ये एक प्रकार चौखंबा सिद्धांत राज्य का दिया था किसने, राम मनोहर लोहिया साहब ने। 24 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र किस सेवा में कार्यरत थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ये डिप्टी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ब्रिटिश शासन के दौरान डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर भी हुआ करते थे ये। ठीक है, तो डिप्टी मजिस्ट्रेट ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, बताएंगे। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा दोस्तों, तो एक जो है वेलेंटाइन सिरोल नाम का एक ब्रिटिश लेखक है, उसने कहा था बाल गंगाधर तिलक के उग्र विचारों और उनके द्वारा जगाई गई राष्ट्रभक्ति की वजह से उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने, किसने कहा था दोस्तों, वेलेंटाइन सिरोल ने। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था दोस्तों। 26 नंबर, मराठा समाचार पत्र जो था किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठा मराठी में नहीं, मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, और जो अगला केसरी समाचार पत्र था, केसरी मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करता था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, ताराबाई शिंदे ने महिलाओं की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या बताया था। ताराबाई शिंदे ने महिलाओं की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या बताया था, पुरुष प्रधान सोच को बताया था। पुरुष प्रधान सोच, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी एक पुस्तक है ताराबाई शिंदे की, उसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। 1882 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। कौन सी पुस्तक, स्त्री पुरुष की तुलना को लेकर के पुस्तक लिखी है। पितृसत्तात्मक समाज और पुरुषों के वर्चस्व वाली मानसिकता पर कड़ा प्रहार करती है ये पुस्तक। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अबुल फजल की अकबरनामा कितने भागों में विभाजित रचना है। अबुल फजल अकबरनामा नाम की जो पुस्तक लिखता है वो 3 भागों में बटी हुई दोस्तों रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। तो अबुल फजल की रचना अकबरनामा को, उसका जो तीसरा भाग है उसी को आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, अबुल फजल किस मुगल सम्राट के नवरत्नों में से एक था दोस्तों, तो बाबर के नवरत्नों में से एक था। ऑप्शन नंबर इसका अकबर के नवरत्नों में से एक था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अकबर की जीवनी अकबरनामा नाम से इसी ने लिखी थी। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, अबुल फजल अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल के विरोधी थे।
इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? देखें तो ये गलत है, विरोधी नहीं बल्कि उसके पक्षधर थे। अबुल फजल की हत्या अकबर ने कराई थी क्या? अबुल फजल की हत्या अकबर ने कराई थी। देखिए, अबुल फजल ने अकबर की सुलह कुल यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लेकिन उनकी हत्या राजकुमार सलीम जहांगीर के आदेश पर वीर सिंह बुंदेला ने की थी, अकबर ने उनकी हत्या नहीं कराई थी। ठीक है, तो प्रश्न में विकल्पों के अनुसार व्याख्या देखें तो जहांगीर के आदेश पर जो है बात यहाँ पर स्पष्ट होती है, तो यहाँ पर दोनों गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का बी ऑप्शन, दोनों गलत हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल गलत लिखी हैं। 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म में त्रिरत्न की अगर बात की तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये एक प्रकार से तीन रत्न कहे जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में इन तीन सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है। 33 नंबर प्रश्न। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है। जैन धर्म में कर्म किससे संबंधित है? जैन धर्म में कर्म जो होता है दोस्तों आत्मा से संबंधित होता है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भैया विचार कीजिए। देखिए, जैन धर्म सत्य की बहुआयामी प्रकृति पर विश्वास करता है। क्योंकि जैन धर्म जो है अनेकांतवाद यानी सत्य की बहुआयामी प्रकृति पर विश्वास करता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। जैन धर्म क्या? ईश्वर की सत्ता, सृष्टि के रचयिता के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता ये। ठीक है, यानी ये अनीश्वरवादी है। दूसरा गलत है, पहला सही, केवल एक सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन से। जैन धर्म में 5 महाव्रत किसके लिए अनिवार्य है? 36 नंबर। जैन धर्म में 5 महाव्रत जो है दोस्तों साधु साध्वियों के लिए अनिवार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों अहिंसा। ठीक है, क्या है? अहिंसा। दूसरा क्या है? सत्य। ठीक है, तीसरा क्या है? आस्ते मतलब चोरी ना करना, आस्ते। तो और अगला है आपका ब्रह्मचर्य, चौथा ब्रह्मचर्य, और पांचवा अपरिग्रह। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन से। पंचायती राज व्यवस्था का कट्टर विरोधी कौन था? पंचायती राज व्यवस्था का कट्टर विरोधी इनमें से कौन सा है? राम मनोहर लोहिया नहीं थे, जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे, बी आर अम्बेडकर। पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे कौन? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का मानना था कि ग्रामीण भारत संकीर्णता और जातिवाद का अड्डा है, जहां दलितों को न्याय नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वे पंचायतों को अधिक शक्ति देने के बिल्कुल विरोधी थे। 38 नंबर क्वेश्चन से। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? हिंदू राष्ट्र का विचार दोस्तों किसका था? हेडगेवार का था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 38 का बी ऑप्शन। ठीक है, यद्यपि सावरकर ने यहाँ पर अब हिंदू हिंदू राष्ट्र का विचार इसमें से किसका था? हेडगेवार का था, लेकिन सावरकर ने काफी काम किया है। हिंदुत्व को परिभाषित किया किसने? सावरकर ने। लेकिन संगठन के तौर पर अगर बात की जाए दोस्तों तो डॉक्टर के बी हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। ठीक है, और हिंदू राष्ट्र के विचार को धरातल पर उतारा था किसने? हेडगेवार ने। तो इसका बी ऑप्शन हेडगेवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन बाद में सावरकर ने इसको काफी आगे बढ़ाया। 39 नंबर क्वेश्चन से। किस भारतीय विद्वान ने गरीबों के लिए दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया था? दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि भूखे को रोटी देना ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने निर्धनता को ही ईश्वर बता दिया, ईश्वर। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। एम एन राय किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय पूरा नाम है। 19 नंबर को मतलब किसका? 40 नंबर प्रश्न है क्या? मानवेंद्र नाथ जो है कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे किस देश के? तो मैक्सिको के थे, मैक्सिको। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, और वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी संस्थापक रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से। एम एन राय के अनुसार लोकतंत्र का सही रूप क्या है? बताएं। एम एन राय के अनुसार दोस्तों लोकतंत्र का सही रूप है पार्टी रहित लोकतंत्र।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पार्टी रहित लोकतंत्र, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं एम एन राय। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने नव मानवतावाद का सिद्धांत भी दिया है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यह भी पूछता है कि नव मानवतावाद या मानवतावाद का विचार किसने दिया, तो एम एन राय ने दिया। दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किसने किया, एम एन राय ने किया। ठीक है, इन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की बात करी, जहां पर सत्ता सीधे जनता के हाथों में नहीं हो, ऐसी बात करी। 42 नंबर क्वेश्चन से एम एन राय ने किस नेता के साथ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में काम किया था। मानवेंद्र नाथ राय ने किस कम्युनिस्ट नेता के साथ इंटरनेशनल में काम किया दोस्तों, तो लेनिन के साथ मिलकर के काम किया था। लेनिन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेनिन के साथ मिलकर के इन्होंने जो है सोवियत रूस में थे लेनिन, उनके साथ मिलकर के औपनिवेशिक देशों में क्रांति की रणनीति पर काम किया था। 43 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, एम एन राय के रेडिकल ह्यूमनिज्म का केंद्र क्या है। 43 नंबर, एम एन राय के रेडिकल ह्यूमनिज्म का केंद्र इनमें से क्या है दोस्तों, व्यक्ति होता है, व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक मानववाद का केंद्रीय व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी विवेकशीलता है। वे राज्य या दल से ऊपर मानव को रखते हैं। कौन, एम एन राय का जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है वो मनुष्य को सर्वोपरि रखते हैं, राज्य से भी ज्यादा। 44 नंबर क्वेश्चन से, सर सैयद अहमद खां का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कैसा दृष्टिकोण था। दोस्तों सर सैयद अहमद खां का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण जो था शुरुआत में विरोधी था। सर सैयद अहमद खां जो थे शुरुआत में विरोध कर रहे थे किसका, अपोज्ड इट इजली, मतलब कि ईयरली एक्टिविटीज़, यानी कि सर सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है, उन्होंने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसका विरोध किया। ठीक है, और उनका मानना था कि कांग्रेस हिंदुओं के वर्चस्व वाली संस्था है और मुसलमानों का हित ब्रिटिश सरकार के साथ रहने में है, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी थी और अंग्रेजों के पास रहने की, मतलब अंग्रेज उनके हितैषी हो जाएंगे, हिंदू उनके विरोधी हो जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हुई इसमें, लेकिन फिर भी चीज़ें आगे बढ़ती गई। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। आज देश आज़ाद है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, सर सैयद अहमद खां ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा अपनाने का समर्थन किया था क्या? हाँ बिल्कुल किया था। उन्होंने कहा था कि भाई आधुनिक शिक्षा ग्रहण कीजिए। उन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया था? नहीं, अंग्रेजी का विरोध नहीं, अंग्रेजी का समर्थन किया था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक और अंग्रेजी शिक्षा अपनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था। ठीक है, यानी पहला कथन सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की नींव भी इन्होंने ही रखी थी, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है, दूसरा गलत है। 46 नंबर प्रश्न, राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति में स्त्री पुरुष समानता किस क्रांति से संबंधित है? दोस्तों राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत, आपसे पूछेगा सप्त क्रांति का सिद्धांत किसने दिया, विचार किसने दिया, तो राम मनोहर लोहिया जी ने दिया है। ठीक है, तो जो स्त्री पुरुष समानता की बात उनकी प्रथम क्रांति में आती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सप्त क्रांति 7 क्रांतियों में पहली क्रांति है नर नारी की समानता के लिए। ठीक है, अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई थी? द कास्ट सिस्टम नाम की पुस्तक लिखी है राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, द कास्ट सिस्टम पुस्तक इन्हीं की है, किसकी, राम मनोहर लोहिया साहब की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सर सैयद अहमद खां का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। तो दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1817 ईस्वी में, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन से, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? दोस्तों मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 12 अध्याय मनुस्मृति में। ठीक है, और कुल मिलाकर के श्लोकों की संख्या अगर पूछेगा मनुस्मृति में तो 2694 श्लोक इसमें आपको मिल जाएंगे, किसमें, मनुस्मृति में। ठीक है, लोग मनुस्मृति का विरोध करते कि ऐसा नहीं है, ऐसा मनुस्मृति में कोई गलत बातें नहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, उस समय के हिसाब से सही बातें लिखी थी, लेकिन अब आधुनिक समय है तो आधुनिक समय के हिसाब से बातें, कुछ बातें अप्रासंगिक जरूर हो सकती हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, मनुस्मृति किस श्रेणी का ग्रंथ है? दोस्तों मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है। क्या है? एक धर्मशास्त्र है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्मृति ग्रंथ है जो हिंदू समाज के नैतिक नियमों, सामाजिक व्यवस्था और कानून यानी धर्मशास्त्र का संकलन करता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, मनुस्मृति की रचना किस भाषा में हुई? दोस्तों तो मनुस्मृति की रचना हुई है किस भाषा में? सभी को पता होगा, संस्कृत भाषा में मनुस्मृति की रचना हुई होगी। ठीक है, किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में मनुस्मृति की रचना हुई है। ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट आंसर। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 52 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। अगन्ना सूत्र किस पिटक का भाग है? अगन्ना सूत्र की अगर बात की दोस्तों तो ये सुत्त पिटक का भाग है। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये त्रिपिटक हैं, बौद्ध धर्म के बढ़िया ग्रंथ है, फेमस ग्रंथ हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगन्ना सूत्र में महासम्मत किसे कहा गया है? अगन्ना सूत्र में महासम्मत कहा गया प्रथम राजा को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, प्रथम किंग को कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अगला 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगन्ना सूत्र किस भाषा में उपलब्ध है दोस्तों? 54 नंबर, अगन्ना सूत्र जो है वो पाली भाषा में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगन्ना सूत्र किस दो ब्राह्मण युवकों से संबंधित है? अगन्ना सूत्र की अगर बात की जाए तो ये वासेठ और भारद्वाज से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला 56 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सफल प्रयासों से। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 57 नंबर क्वेश्चन से राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्रिका का प्रारंभ किया था? 57 नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, संवाद कौमुदी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक की है, मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी की ही है। 58 नंबर क्वेश्चन से राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 58 नंबर, राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर का, सॉरी 58 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला को किससे बचाने का प्रयास किया? 59 नंबर, 59, फटाफट से आप बताएंगे। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का बी ऑप्शन, बिल्कुल। पाश्चात्य उपनिवेशी प्रभाव, वेस्टर्न कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला को किससे बचाने का प्रयास किया था? तो पाश्चात्य उपनिवेशी प्रभाव से बचाने का प्रयास किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन से वंदे मातरम गीत संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? वंदे मातरम गीत संविधान सभा ने दोस्तों कब स्वीकार किया था? 60 नंबर, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम गीत संविधान सभा में अंगीकार की, मतलब कि ये जो है स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बंच ऑफ थॉट्स के लेखक कौन है? 61 नंबर, बंच ऑफ थॉट्स, इस पुस्तक किसने लिखा है? ए ऑप्शन, गोलवलकर की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन से वीर सावरकर के विचार किस श्रेणी में रखे जाते हैं दोस्तों? तो वीर सावरकर के विचार जो है किस श्रेणी में रखे जाते हैं? वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, तो वीर सावरकर के किस विचार किस श्रेणी में रखे जाते हैं? वीर सावरकर के विचार किस श्रेणी में रखे जाते हैं दोस्तों? तो वीर सावरकर के विचार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उसमें रखे जाते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सावरकर का राष्ट्रवाद हिंदुत्व पर आधारित था, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? 63 नंबर, अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी दोस्तों? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। बी आर अम्बेडकर साहब ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में अपनी पहली पीएचडी प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 64 नंबर प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? 64 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, मरणोपरांत मिला था 1990 में। अगला क्वेश्चन 65 नंबर प्रश्न आपका जो वीर सावरकर के राजनीतिक गुरु कौन थे? वीर सावरकर के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का बीजी तिलक। विनायक दामोदर सावरकर बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ करते थे और उन्हें अपना राजनीतिक आदर्श भी माना करते थे, मतलब मानते थे। 66 नंबर क्वेश्चन से कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म किस राज्य में हुआ था? कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म दोस्तों हुआ था कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था 1903 में। 3 अप्रैल 1903 में इनका जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखिए, कहाँ पर? बंगलुरु या मंगलुरु कर्नाटक में। एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी ये। 67 नंबर प्रश्न है, कमला देवी किस पद के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला थी? 67 नंबर, कमला देवी जो है
विधानसभा में चुनी जाने वाली पहली महिला थी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। हालांकि बहुत कम अंतर से चुनाव हार गई थी, लेकिन यह ऐतिहासिक कदम था कि पहली बार कोई महिला 1926 में मद्रास प्रांत से विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ी थी। तो विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधायकी का चुनाव। 68 नंबर क्वेश्चन है, अगन्ना सूत्र किस धर्म से संबंधित है? अगन्ना सूत्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, सूत्र पिटक का हिस्सा है और बौद्ध दर्शन का एक ग्रंथ है। बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? विवेकानंद जी के याद में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 70 नंबर प्रश्न क्या है? असरार ए खुदी की रचना किसने की थी? 70 नंबर, असरार ए खुदी की रचना किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद इकबाल ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल ने रचना की थी किसकी? असरार ए खुदी की। ठीक है, आत्मा का रहस्य, हिंदी में असरार ए खुदी का मतलब होता है आत्मा का रहस्य। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की पहली दार्शनिक काव्य पुस्तक है जो फारसी भाषा में थी पहली। आगे देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है शुक्ला स्टडी को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, हिंदी के। आप देख लीजिएगा, पेपर 1 पेपर 2 के कई सारे ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स वहाँ पर पड़े हुए हैं को करिकुलर मास्टर चैनल पर, आप उनको भी देख लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन से, पंडिता रमाबाई, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, BA करेकर भी आप ही का चैनल है। पंडिता रमाबाई को किस कारण से पंडिता की उपाधि दी गई थी? 71 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पंडिता रमाबाई को किस कारण से पंडिता की उपाधि दी गई थी दोस्तों? संस्कृत विद्वान होने की वजह से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 72 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, नव मानवतावाद के प्रतिपादक हैं। 72 नंबर, नव मानववाद के प्रतिपादक हैं इनमें से कौन? MN राय, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नव मानवतावाद के प्रतिपादक है मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में नव मानववाद का दर्शन दिया जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित था। 73 नंबर क्वेश्चन से, भीमराव अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की जड़ें विद्यमान है। 73 नंबर, भीमराव अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की जड़ें विद्यमान है वर्ण व्यवस्था में दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, कास्ट सिस्टम। अंबेडकर का मानना था कि वर्ण और जाति व्यवस्था का अंत नहीं होगा तब तक छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकेगा। 74 नंबर क्वेश्चन से, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1870 में इस रचना को लिखते हैं। बात ध्यान रखिए, आनंद मठ एक उपन्यास है, उसी में एक गीत है ये, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, बड़ा फेमस है और भारत का राष्ट्र गीत भी है। वंदे मातरम किस उपन्यास में संकलित है दोस्तों? तो आनंद मठ, आनंद मठ उपन्यास है। इसी उपन्यास से लिया गया है। 1882 में उपन्यास प्रकाशित किया गया था, सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, बंकिम चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? 76 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी को जो है राय बहादुर के नाम से जानते हैं, राय बहादुर की उपाधि। हालांकि उन्हें अक्सर साहित्य सम्राट भी कहते हैं, लेकिन जो है राय बहादुर की उपाधि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को मिली थी। और नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी, बाद में वापस कर दी थी नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 77 नंबर क्वेश्चन है, द डांस ऑफ शिवा पुस्तक के लेखक कौन है? द डांस ऑफ शिवा पुस्तक को किसने लिखा दोस्तों? इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय कला, धर्म और शिव तांडव के दार्शनिक महत्व की व्याख्या की है। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। तो ये पुस्तक किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने पुस्तक लिखी, द डांस ऑफ शिवा। 78 नंबर क्वेश्चन से, सर्वोदय का सिद्धांत किसने दिया? सर्वोदय के सिद्धांत सभी का उदय हो, सबका उदय हो, सबका कल्याण हो, गांधी जी का विचार था। ठीक है, और यह विचार रास्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पुस्तक किसकी है? लास्किन की है, रास्किन की। और उसी रास्किन की पुस्तक को पढ़ा गांधी जी ने और उससे मोटिवेट हुए और उसके बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। विनोबा भावे ने इसको आगे बढ़ाया, लिखा। सर्वोदय के विचार, सर्वोदय का विचार दिया किसने? महात्मा गांधी ने। किससे प्रभावित थे? रास्किन से प्रभावित थे। बाद में सर्वोदय के विचार को किसने आगे बढ़ाया? विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया था। 79 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, चौखंबा राज्य में ग्राम को क्या माना जाता है? 79 नंबर प्रश्न, चौखंबा राज्य में ग्राम को क्या माना जाता है दोस्तों? सत्ता की मूल इकाई मानते हैं इसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, बेसिक यूनिट ऑफ पावर।
इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चौखंबा राज का सिद्धांत दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने, जिसमें शासन के 4 स्तंभ है, गांव, मंडल, प्रांत और केंद्र। ठीक है, इसमें ग्राम को सत्ता का आधार और मूल इकाई माना था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। ठीक है, तो ये 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सत्ता की मूल इकाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। कमला देवी चट्टोपाध्याय किस आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार होने वाली थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय किस आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार होने वाली महिला थी? बताएंगे। तो नमक सत्याग्रह में कमला देवी चट्टोपाध्याय को जो है गिरफ्तार किया गया था। नमक सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह 1930 में हुआ था दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नमक सत्याग्रह के दौरान नमक कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार होने वाली पहली प्रमुख महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। प्रश्न क्या है, 81 नंबर देखेंगे सभी लोग। कमला देवी चट्टोपाध्याय के संदर्भ में सही कथन इनमें से कौन सा? पहला कथन, आप ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की सदस्य रही हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय बिल्कुल हाँ, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की सदस्य रही हैं और संस्थापक भी यही रही हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि आपने भारतीय राजनीति में सदैव दूरी बना, आपने सदैव भारतीय राजनीति से दूरी बनाए रखी नहीं, भारतीय राजनीति में जो है संलग्न रही हैं ये। क्लियर, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय राजनीति में अधिक लोकप्रिय रही हैं ये। बी ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है, यानी केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, कमला देवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कमला देवी को दोस्तों पद्म विभूषण भी मिला है और पद्म भूषण भी, मतलब पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों इनको मिला है दोस्तों। यहाँ पर पद्म विभूषण ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमला देवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पद्म भूषण भी इनको मिला है। 83 नंबर क्वेश्चन से, आईने अकबरी मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? आईने अकबरी रचना जो है मुगल प्रशासन से रिलेटेड है और आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा हुआ है। ये सम्राट अकबर के शासनकाल में के प्रशासन के बारे में, उनके नियम कायदों के बारे में और उनकी सांख्यिकी के बारे में, उन्होंने सांख्यिकी के नियम क्या क्या दिए हैं उनके बारे में विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है, आईने अकबरी में, जो कि अकबरनामा का तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है। मतलब अकबरनामा 3 भाग में बटा हुआ है, तीसरा भाग का नाम है आईने अकबरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। लिखा किसने? अबुल फजल ने। अकबर की जीवनी लिखा है, उसी में जो है आईने अकबरी आती है। 84 नंबर क्वेश्चन से, बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन की शुरुआत की है? बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत करी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना की और होम रूल मतलब इसकी शुरुआत की। इसका लक्ष्य था स्वशासन को प्राप्त किया जाए। ठीक है, होम माने घर और रूल माने शासन किया जाए। 85 नंबर क्वेश्चन से, तिलक किस आंदोलन से संबंधित थे? बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड हैं, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, 1905 में हुआ क्या था दोस्तों? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और बंगाल के विभाजन के बाद में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आ गया था, क्योंकि बंगाल में हिंदू और मुसलमान के आधार पर यानी संप्रदाय के आधार पर बांटा गया था, हिंदू और मुसलमान के आधार पर इसमें बांटा गया था। इसीलिए लोग इस विभाजन से नाराज थे और लोगों को समझ में आ गया था कि ये जो है अब संप्रदायवाद की राजनीति पर उतर आए हैं, कौन से फूट डालो राज करो की नीति को अपना रहे हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद तिलक ने स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और इसका जमकर प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, तिलक की विचारधारा पर किस ग्रंथ का प्रभाव था? बताएंगे। 86 नंबर, तिलक की विचारधारा पर दोस्तों किस ग्रंथ का प्रभाव था? तो तिलक की विचारधारा पर दोस्तों गीता का प्रभाव था। किसका? गीता का प्रभाव था। चूंकि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम की पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, जेल में जब थे वो मांडले जेल में, ठीक है, बर्मा में जेल पड़ती है, तो वही उसी जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, मतलब गीता पर टीका लिखी और उन्होंने कर्मयोग पर बल दिया। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ताराबाई शिंदे किस समाज सुधारक से प्रभावित थी? ताराबाई शिंदे जो थी वो सत्यशोधक समाज से जुड़ी हुई थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। सावित्रीबाई फूले महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी और पहली महिला अध्यापिका मानी जाती हैं सावित्रीबाई फूले।
तो उन्हीं के ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के क्रांतिकारी विचारों से संबंधित हैं। कौन या प्रभावित थी? ताराबाई शिंदे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चूंकि सत्यशोधक समाज से संबंधित है ताराबाई शिंदे भी, उसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी, इसलिए ज्योतिबा फूले से संबंधित है। 88 नंबर, ताराबाई शिंदे के नारीवाद का स्वरूप कैसा था? उदारवादी, उग्र नारीवाद, आध्यात्मिक नारीवाद या राष्ट्रवादी नारीवाद? बताएं। 88 नंबर, ताराबाई शिंदे के नारीवाद का स्वरूप जो था दोस्तों वो उग्र हुआ करता था। उनकी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना, उग्र था उनका विचार, ठीक है। रेडिकल नारीवादी विचार का, रेडिकल फेमिनिज्म की बात करती हैं। उनकी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज पर सीधा और तीखा प्रहार किया है, इसीलिए उन्हें एक रेडिकल या उग्रवादी नारीवादी विचारिका माना जाता है। अगला 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का उद्धारक किसको कहते हैं? तो सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। राजा राम मोहन राय उनका नाम है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा को का अंत करवाते हैं। तो राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने करी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की है। युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, बात ध्यान रखेंगे। 90 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। वही आत्मीय सभा बाद में नाम बदल करके 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 91 नंबर प्रश्न है, भारत में गांधी जी के द्वारा खोला गया पहला आश्रम कौन सा था? 91 नंबर, भारत में गांधी जी के द्वारा खोला गया पहला आश्रम जो था दोस्तों वो था कोचरब आश्रम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोचरब आश्रम जो था, दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे तो 1915 में अहमदाबाद के पास कोचरब आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम बाद में बना था इसकी, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन से, किसने विधि यानी कानूनों को दो प्रकार शरीयत और जवाबियत में वर्गीकृत किया था? तो कानूनों को दो प्रकार शरीयत और जवाबियत में वर्गीकृत किया था किसने? बर्नी ने। किसने किया था दोस्तों? बर्नी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। उसकी पुस्तक है फतवाए जहांदारी। उसमें कानूनों को ईश्वरीय कानून यानी शरीयत, जो ईश्वर ने बनाया वो शरीयत है, और सांसारिक या राज्य के कानून जो है उसको जवाबियत के नाम में उसने बांटा था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला क्वेश्चन 93 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एम एस गोलवलकर को भारत में किस नाम से जाना जाता है? एम एस गोलवलकर को भारत में गुरु जी के नाम से जानते हैं दोस्तों, गुरु जी के नाम से मशहूर हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके अनुयायी और आरएसएस के स्वयं सेवक उन्हें श्रद्धा से गुरु जी कहकर के पुकारते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एम एस गोलवलकर का राजनीतिक दर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? समाजवाद, हिंदुत्व, उदारवाद या धर्मनिरपेक्ष? 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुत्व पर आधारित है, हिंदुत्व। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनका पूरा दर्शन हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और हिंदुत्व की सुरक्षा और संगठन पर केंद्रित था। 95 नंबर क्वेश्चन से, गोलवलकर के अनुसार राष्ट्र के मुख्य तत्व क्या है? बताएंगे। 95 नंबर, गोलवलकर के अनुसार राष्ट्र के मुख्य तत्व इनमें से क्या है? तो गोलवलकर के अनुसार राष्ट्र के मुख्य तत्व में क्षेत्र, प्रजाति, धर्म और संस्कृति आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में राष्ट्र के लिए भौगोलिक एकता, नस्ल, धर्म, भाषा और संस्कृति को अनिवार्य माना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर प्रश्न है, महादेव गोविंद नानाडे का संबंध किस राजनीतिक विचारधारा से था? महादेव गोविंद नानाडे का विचार उदारवादी राष्ट्रवाद से था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर लिबरल नेशनलिज्म से था। महादेव गोविंद नानाडे कांग्रेस के उदारवादी गुट के संरक्षक थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु भी थे। क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे कि धीरे धीरे करके सुधार होगा, अचानक से नहीं आएगा सुधार, ऐसा विश्वास करते थे। 97 नंबर प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार भारत की सबसे बड़ी समस्या इनमें से क्या थी? विवेकानंद जी के अनुसार सबसे बड़ी समस्या इनमें से थी दोस्तों गरीबी या अज्ञानता या जाति व्यवस्था, औपनिवेशिक शासन। तो गरीबी जो है सबसे अधिक, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गरीबी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, गरीबी। या एक प्रकार से विवेकानंद ने अज्ञानता और जनता की उपेक्षा का सबसे बड़ा पाप माना था। इनमें से गरीबी या अज्ञानता दोनों में से कोई एक हो सकता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने किस वेदांत दर्शन को लोकप्रिय बनाया था?
तो अद्वैत वेदांत को लोकप्रिय बनाया था इन्होंने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अद्वैत वेदांत को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत यानी एक ही ब्रह्म का अस्तित्व को आधुनिक संदर्भ में पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द हाई कास्ट हिंदूज वुमेन किस भाषा में लिखा गया था? 99 नंबर, द हाई कास्ट हिंदूज वुमेन ये किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडिता रमाबाई की ये पुस्तक है, 1887 में पुस्तक लिखी गई, अंग्रेजी भाषा में अमेरिका में लिखी गई थी, ताकि हिंदू विधवाओं की दयनीय स्थिति की ओर वैश्विक ध्यान को आकर्षित किया जा सके कि हिंदू विधवा जो है कितनी सताई जा रही हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शारदा सदन विधवा शिक्षा और पुनर्वास के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडिता रमाबाई ने 1889 में शारदा सदन की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था बेसहारा युवा विधवाओं को शिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को देख लिया, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने चीज़ों को समझा दिया है। ये आंसर की दोस्तों आपकी लगी हुई है, आंसर की भी मिल जाएगी। जिन बच्चों को पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं, पॉलिटिकल साइंस के, जियोग्राफी के, हिंदी के, हिस्ट्री के सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। 99 84 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इसमें 100 रुपये फीस में इसके अंदर भेजेंगे, जैसे इसके अंदर पे आपको 100 रुपये फीस जमा करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत आपको 100 रुपये में जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। वहीं पर आपको जो है लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। हालांकि वीडियो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, लेकिन उसका प्रैक्टिस सेट जो होगा, पीडीएफ नोट्स और सारा जो यूट्यूब पर नहीं भी मिल पाता है प्रैक्टिस सेट, वो सब भी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का को करिकुलर का भी मिल जाएगा, यानी कि आपका ऐसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिल जाएगा, और हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिल जाएगा। और साथ ही साथ में को करिकुलर का कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम से कम 6-7 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। एक भी पेपर या मतलब कि आपको पीडीएफ सॉरी है क्या नाम है किताब या आपको वो क्या नाम है सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखें, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं समझाऊंगा और बेटर अंदाज में समझाने का प्रयास करता हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। जो मैं पढ़ाता हूँ सब कुछ परीक्षा में आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तुरंत एसएमएस करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि मात्र 100 रुपये में आपका भविष्य बन सकता है और अब की बार आप टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में टॉप करना बड़ा आसान है। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, को करिकुलर मास्टर चैनल आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि को करिकुलर पर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के सभी विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर भी सोल्यूशन मिल जाएगा, साथ ही साथ में मॉडल पेपर मिल जाएगा, और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के, जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, हिंदी के सभी के ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे को करिकुलर मास्टर पर, तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, को करिकुलर मास्टर चैनल को, शुक्ला एचडी पॉइंट को और बीए करिकुलर तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट।